नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री के संजय मूर्ति जी, यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, एआईसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर टीजी सीताराम जी, एनबीए के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, मंच पे उपस्थित अन्य डिग्निटरीज और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, सम्मानित अतिथिगण, अधिकारी मित्रगण, मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग, एनबीए तथा इंप्लीबिनेट को धन्यवाद देता हूं। थोड़े विलंब होने के उपरांत उन्होंने 9th एडिशन ऑफ NIRF आज देश के सामने रखा है। जितने भी इंस्टीट्यूशन जिसमें पार्टिसिपेट किए हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रमुख एक्सपेक्टेशन है एक्रीडेशन एंड रैंकिंग्स। ये दोनों में भारत की सभी 58,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आए, ये अपेक्षा है। उस अपेक्षा में इस बार हर एक साल इसकी इंक्रीज होती है। इस साल out of this 58,000 higher education institution, 6,517 institutions participated in the ranking competition, and they are all unique institutions. 10,845 applications were there in the different categories. Congratulations to all the departments, all the verticals and all the institutions for joining in the ranking framework. आपकी गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता, आप बधाई के पात्र हो। अभी कहा जाता था, मेरे मित्र डॉक्टर मजूमदार जी ने कहा कि शिक्षक टीचर्स की एग्जामिनेशन हो रहा था, लेकिन मैं एक दूसरा इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। एक ऑनर्स प्राइड नेवर्स एनवी वाला भी थ्योरी है, और सोसाइटी की एकेडमिशियंस के अंदर, जब समाज के एकेडमिशियन से, सुपर इंटेलेक्चुअल से, हाई नेटवर्थ पर्सन से, ये तो रहना स्वाभाविक है। लेकिन आप सभी लोग इस कंपटीशन में और सेल्फ इनिशिएटेड कंपटीशन में आपने भाग लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। NEP 2020 में एक्रीडेशन और रैंकिंग अनेक प्राइमरी रिकमेंडेशन, फोकस रिकमेंडेशन के अंदर ये दो रिकमेंडेशन भी बहुत महत्व रखता है। इस बीच में देश में एक्रीडेशन मैकेनिज्म पे थोड़ा रिफॉर्म किया गया है। आप सभी लोगों की पिछले कई सालों में सुझाव रहता था, इसमें और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ये ज्यादा प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, एक ही प्रकार की अप्रोच सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए लगनी नहीं चाहिए। ये सब आप लोगों ने सुझाव दिया है। जो एग्जिस्टिंग एक्रीडेशन पॉलिसी है, प्रैक्टिस है, उसमें भी कुछ सुधार लाया जा रहा है। उसको और प्रोग्रेसिव करने के लिए बाइनरी एक्रीडेशन की प्रोसेस को भी पब्लिक कंसल्टेंसी के उपरांत किसी भी समय में उसको सामने लाया जाएगा, उसको प्रैक्टिस में लाया जाएगा। कुछ साल तक, यानी अभी तक जो एप्लीकेंट है या आज एंड टुडे जो भी एक्रीडेशन के लिए एप्लीकेशन करेंगे, सभी को अभी की एग्जिस्टिंग एक्रीडेशन प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं
नहीं तो बाइनरी एक्रीडेशन पॉलिसी में भी जा सकते हैं। मैं अपेक्षा रखूंगा संजय मूर्ति जी जल्द ही बाइनरी एक्रीडेशन पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में जो है उसको प्रैक्टिस में लाए, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की तहत प्रैक्टिस में लाए, जिसमें हम लोगों की जो कमिटमेंट है एक ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म क्वालिटी के लिए हम उपलब्ध कराएं, ये उसमें हम सफल हो पाएंगे। मैं उसके बाद भी कहता हूं, उसके ऊपर भी आपकी कुछ सुझाव रहेगा। Above all the recommendation, all the reforms we have done in last few months, within last few months, if you all have any other more suggestions, government is ready to accept any kind of progressive and reformist approach by the academic community. रैंकिंग में सभी को आना ही पड़ेगा। मैं शब्द कॉन्शियसली आपकी अनुमति ना लेते हुए एक एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिशनर के नाते आपको आग्रह करके कह रहा हूं, बिना रैंकिंग के, बिना एक्रीडेशन के आने वाले दिनों में एक डेमोक्रेसी में विशेष करके वो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेटली फंडेड इंस्टीट्यूशन हो, हमारी देश में 40 मिलियन हायर एजुकेशन की स्टूडेंट्स हैं। They all have democratic rights to know what kind of institution they are going to read. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। स्टेट फंडिंग होगा, सेंट्रल फंडिंग होगा, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट बनाई जाएगी। ये सारा विषय मैटर ऑफ ओन इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी एंड प्रैक्टिस है, और हम कोई भेदभाव प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की इंस्टीट्यूशन में नहीं देखते हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ एक्रीडेशन, इन द एरिया ऑफ रैंकिंग। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे पैदाने ऊपर आ रहे हैं, हायरार्की में ऊपर आ रहे हैं। ये एक अच्छी लक्षण है। हमारी देश की विद्यार्थी का अधिकार है उसको समझने के लिए किस प्रकार की इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे अभी इस बार कहा गया 3 नई कैटेगरी को सामने लाया गया, ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड स्किल यूनिवर्सिटी। मेरे सामने कुछ विषय रखा गया। ओपन और स्किल यूनिवर्सिटी में कोई बहुत पार्टिसिपेंट नहीं थे। हमारे देश में ओपन यूनिवर्सिटीज तो है ही। प्रोफेसर जगदीश कुमार जी यहीं उपस्थित थे, आप लोग भी सब यहाँ उपस्थित हो। प्रोफेसर somebody from open university suggested me there are specification certain number of professors and associate and assistant professor are mandatory to be there in open university. There is an approach. Is it necessary? I don't know. I don't know about the academic requirement of an open university, but there are questions. I urge you to look into the matter, especially in the area of digital university, digital education and open university. हमारे देश में लगभग सभी राज्यों में ओपन यूनिवर्सिटी है। आपकी इस फोरम के माध्यम से मैं सभी को अपील करना चाहूँगा, आने वाले दिनों में हमारी लोकेलिटीज़ के, हमारी डिस्ट्रिक्ट के, हमारी स्टेट के सभी लोग, ऑल कैटेगरी एंड काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड participate in the NIRF process. Then only a real-time competition and evaluation हो पाएगा। हमारी देश में स्किल यूनिवर्सिटी एक नया इनिशिएटिव है। हरियाणा सरकार ने इनिशिएटिव लिया, सिम्बायोसिस ट्रस्ट ने इनिशिएटिव लिया, जयपुर में भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। तीनों को मैं थोड़ा बहुत नजदीक से देखने का अवसर भी मेरे को मिला। इस बार तो क्लास में 3 ही विद्यार्थी थे, तो 1, 2, 3 किसी को होना ही था। लेकिन आने वाले दिनों में आपकी जैसे इनोवेशन एक कैटेगरी होती है, ऐसे इसे सजेशन
अनिल जी एंड उनकी टीम उसको थोड़ा और प्रोफेशनली इवैल्यूएट करेंगे। जैसे आपने इनोवेशन रिसर्च को एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एक विंडो दिया है, आप ऐसे ही एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी के अंदर स्किल एजुकेशन को भी अगर आप एक विंडो देंगे तब जाके स्किल में। मित्रों, आज के दिनों में हमारी एक पहले भी था, अभी भी इसकी आवश्यकता है। डिग्री इज इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द डिग्री। हमें स्किल हमारी देश में एक सेकेंडरी विषय बना हुआ है। सॉर्ट्स ऑफ अनटचेबिलिटी की माहौल में वो जीता है, उसको बंद करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे इन दिनों में संयोग से मैं स्किल मंत्री भी रहा, मैं बहुत हाई एंड स्किल सेंटर्स को भी विजिट किया। प्रारंभिक दिनों में मेरे मन में रहा कि ये हु आर दे, शायद वो मैट्रिकुलेट होंगे, पॉलिटेक्निक वाले होंगे, लेकिन मेरे को वहां मिला कि एनआईटी आईआईटी के स्टूडेंट्स भी स्किल सेंटर में अपने फिनिशिंग काम करने के लिए जाते हैं। दैट मीन्स even IIT like institutions are not adequate to give them practical knowledge। अभी तो सरकार ने इंटर्नशिप की एक बहुत बड़ा मुहिम चलाने वाला है। अप्रेंटिसशिप की एक प्रैक्टिस एनैक्टमेंट हुई है। हमारे देश में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, डिग्री कुछ भी हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक प्रायोरिटी की एरिया है। फ्यूचर जॉब को मैप करना, फ्यूचर वर्कप्लेस को मैप करना और उस ढंग से बीइंग ए यूनिवर्सिटी, बीइंग ऑटोनोमस कॉलेज, आप सभी लोग उसकी एक स्किल सेट कैरिकुलम कोर्स तक एनविजन कर सकते हो। उसमें यूजीसी ने कुछ गाइडलाइन भी दिया है, कितना परसेंट आप डिजिटल कर सकते हो, कितना परसेंट आप क्लासरूम से कर सकते हो, कितना परसेंट आप ऑन जॉब कर सकते हो। लेकिन आने वाले दिनों में ये रैंकिंग के उद्देश्य सिर्फ, इस बार तो एडमिशन सेशन थोड़ा आगे बढ़ गया है, नैक A+, डबल A++ या NRF रैंकिंग की पोजीशनिंग, ये विज्ञापन की विषय नहीं बननी चाहिए। ये बियॉन्ड दैट है। हमें सभी को हमारे देश में एक, हमारी देश की मूल स्ट्रेंथ हमारी नॉलेज पूल है, टैलेंट पूल है। इसको बढ़ाने के लिए, और इस बार मैं देख रहा था और मैं कई सालों से ये विषय मेरे मन में चल ही रहा है कि रैंकिंग को हम जब देखते हैं इस प्रकार के प्रोग्राम में, ये थोड़ा मटेरियल टिल्ट है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, रिसर्च इन साइंस, इट्स टुवर्ड्स मटेरियल, टुवर्ड्स समथिंग टेंजेबल। लेकिन लॉ इंस्टीट्यूट इट्स टुवर्ड्स इंटेंजिबल। धीरे धीरे हमें, हमारी यूनिवर्सिटी के हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, बेस्ट लिटरेरी पर्सनैलिटी कैसे निकलेंगे, उसकी रैंकिंग कहां है। सर्विस सेक्टर के लॉ तक तो पहुंच गए, मैनेजमेंट साइंस तक तो पहुंच गए, लेकिन लॉ, पूरा नॉलेज इकोसिस्टम में सिर्फ लॉ मैनेजमेंट तो नहीं ना। शायद कॉलेज में जब आप इवैल्यूएट करते होंगे, शायद थोड़ा बहुत कंपोनेंट उसका आपने उठाया होगा, लेकिन मेरे अपेक्षा रहेगा नॉलेज, यानी नॉलेज इज नॉट ओनली लिमिटेड अप टू, और भारत में तो, भारत की सभ्यता में ज्ञान एक प्रकार से अदृश्य है। अदृश्य कहना उचित नहीं होगा, अपर्याप्त तो होगा। ये असीम है, ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल एजुकेशन को मैपिंग कैसे करेंगे, उसकी भी तो रैंकिंग होनी चाहिए।
ह्यूमैनिटीज की कुछ फैक्टर को लेते हुए आप उसकी भी कुछ रैंकिंग विंडोज बनाना चाहिए, ये हमें लगता है, क्योंकि हमें धीरे धीरे, और ये बैलेंस अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, हमारी देश की कुछ अच्छे लक्षण भी दिखने लगा है। इस बीच में उच्च शिक्षा संस्थानों की जो डाटा मैनेजमेंट विंडो है आइस की असेसमेंट ये कहती है, और उसके साथ कुछ ग्लोबल डाटास को अगर हम तुलना करते हैं, इन दिनों में स्टेम एजुकेशन में वुमेन पार्टिसिपेशन की जो ग्रोथ हुई है, हमारी देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ भारत में लड़कियां ही पढ़ रहे हैं स्टेम में। अभी मैं एक रिव्यू से निकल के आ रहा हूं। हमारी अच्छे इंस्टीट्यूशन, विशेष करके आईआईटी इकोसिस्टम को मैं बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने कॉन्शियसली एक विषय को अपना प्रायोरिटी की बनाई है। सुपरन्यूमरी कैटेगरी में उन्होंने उनकी ऐसे ही एडमिशन 8 से 10% हो जाती थी, उन्होंने कॉन्शियसली उसको बढ़ाते हुए दे आर मूविंग टुवर्ड्स 20%। शायद इस साल वो 20% अचीव कर लिए हैं, और उनकी एम्बिशन और ज्यादा हो रही है। ये एक गुड प्रैक्टिस है। मैं नहीं जानता उसको आपने रैंकिंग में फैक्टर इन किया कि नहीं किया है। जेंडर पैरिटी, जेंडर सेंसिटिविटी आपकी रैंकिंग में है कि नहीं है, सोचना चाहिए। है तो ये आईआईटी इसको लिया कि नहीं लिया, देखना चाहिए। ऐसे आईआईटी इतने अच्छा करते हैं तो मेरे को लगता है कि आईआईटी का अलग है, उसको आईआईटी से कॉम्पिटिशन बाहर कर देनी चाहिए। नहीं तो ये देश की कंपटीशन में एक अनफेयर चीज हो सकता है कभी। और इतने सब अवार्ड लेके जा रहे हैं तो ये तो बहुत अनफेयर ही मेरे को भी लग रहा है। कभी कभी अच्छा चीज भी, इसकी एक मर्यादा भी रह जाती है। लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिसेस आईआईटी इकोसिस्टम ने किया है। इस बार तो आईआईटी इकोसिस्टम ने और एक कदम आगे गया है। Without compromising the merit list, they are giving priority to sports person. शायद आईआईटी इकोसिस्टम में पहली बार विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मेरिट, ये कोई इलेक्टिव कोर्स की या एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस की अचीवमेंट पे एडमिशन नहीं है, मेरिट लिस्ट रहेगा। लेकिन विद इन द मेरिट लिस्ट दोज हु आर इंक्लाइन टू sports, they will get priority. My understanding is right, Professor? So this is the new priority area for IIT within IIT Council. Within that there are also competition. कुछ IIT उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ IIT उसमें से थोड़ा ऑर्थोडॉक्स अप्रोच से देख रहे हैं। मैं पूरा एकेडमिया को अपील करता हूं, देखिए आप सब हो हमारे देश के जोहरी, टैलेंट आपके पास है और टैलेंट पूल आपके पास आता है। Which one is the real टैलेंट? इसकी सबसे बड़ा निरीक्षक आप ही हो। उसको कैसे हैंड होल्ड करना, एक शब्द है हैंड होल्ड। हैंड होल्ड शायद ही एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन उसकी प्रैक्टिशनर तो आप ही हो। आपकी एक सेंटेंस, आप कैंपस में आ रहे हैं और गाड़ी अटका के आप थोड़ा एक टी स्टॉल के पास बिना कुछ बोले 2 मिनट रहे, कईयों की जिंदगी उसमें सुधरती है। कि शायद हमको डायरेक्टर और वाइस चांसलर देख रहे हैं, उतने में उसकी बाकी जो गड़बड़ी चीज होने वाला था आगे, वो नहीं होता है। उस प्रकार की जो, इसलिए ये काम है इंटेंजिबल है। और मैं, मेरे भीशी मैडम भी यहाँ, ये जिस इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ा हूं उस इंस्टीट्यूशन की भीशी मैडम आई है, और मैं थोड़ा चुपचाप से रिलीज होने के बाद, पहले नहीं देखा, रिलीज होने के बाद देखा कि मैं जहां पढ़ा हूं वो उसमें है कि नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा यूनिवर्सिटी के नाम भी थोड़ा नीचे की ओर है, लेकिन है। और आज स्टूडेंट, मैं 88 में यूनिवर्सिटी गया था।
जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी गया उस दिन, आज जो मेरी वीसी है वो उस दिन, आई थिंक इन दोज डेज शी वाज द जस्ट एंटर्ड इनटू द यूनिवर्सिटी एज ए प्रोफेसर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरा वीसी मैडम की जर्निंग और मेरे जर्निंग साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो उसमें जो मैंने उस समय में मेरे टीचर से कुछ लर्निंग्स मेरे हुई थी, शायद मेरे को आज यहां तक पहुंचने में काम आता है। इसलिए आप जो काम पे लगे हो, यू आर द कैप्टन ऑफ इंडियन एकेडमिया, यू आर द कस्टोडियन ऑफ इंडिया प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये आपकी दायित्व है। रैंकिंग, एक्रीडेशन, ये तो छोटे छोटे स्टेप फॉरवर्ड है आपको मोटिवेट करने में, आपको आगे ले जाने में। और क्या हम दुनिया की जो डेवलपमेंट हो रही है, जियो पॉलिटिक्स फास्ट चेंजिंग हो रहा है, हमारी कल्पना की बाहर। अभी और आस पड़ोस में देखिए, थोड़ा उस आस पड़ोस को देखिए तो हमारे चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स, उसमें ये जियो पॉलिटिक्स नहीं है, ये हार्डकोर इकोनॉमिक्स है। ये केवल हार्डकोर इकोनॉमिक्स नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी जुड़ा है, इसमें डिसरप्शन होती है। ये चेंजिंग वर्ल्ड के उत्तर किसके पास है? कभी हमारी एकेडमिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी था भारत की बच्चों को संभालना, लेकिन मैं एज ए पॉलिसी प्रैक्टिशनर आई कैन विजुअलाइज, आई एम एक्सपीरियंसिंग, you all are destined to save the future of the entire humanity. भारत में जितना संवेदनशीलता है, दुनिया में कोई भी देश में इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी नहीं है। ये आया कहां से? ये आया आप लोगों से। मैं कहूंगा तो इसकी रैंकिंग कैसे होगा? यही फैक्टर है। मैं कभी विदेश जाता हूं, मैं कभी कभी बहुत अच्छे संपन्न डेवलप्ड नेशन देश की पेरेंट्स अपने बच्चों को भारत भेजते हैं पढ़ने के लिए। मैं ऐसे जिज्ञासा कई लोगों को पूछूं, क्यों भेजते हो आप? हमारी देश की एलिट तो एकदम मैड रस है कि विदेश भेजेंगे बच्चों को। मेरे को पार्लियामेंट में बहुत सुनना पड़ता है। जिनकी घर के बच्चे ज्यादा विदेश में, इस बार उन्होंने ज्यादा मेरे को प्रश्न पूछा, क्यों विदेश भेजते? भाई आप क्यों गए थे बताओ पहले। एक यंग पार्लियामेंटेरियन मेरे को प्रश्न पूछा कि क्यों जाते हैं ब्रेन ड्रेन होने के लिए। उसको कुछ समय के बाद ध्यान में आया वो खुद विदेश से पढ़ के आया है, तो उन्होंने खुद को थोड़ा कमेंट किया, बोला नहीं मैं भी पढ़ के आया हूं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्यों विदेश जाते हैं। मैं उनको क्या कहूं, कुल मिला के मेरे वहां 4 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में, विदेश जाते हैं 8-9 लाख बच्चे, पुटिंग ऑल टुगेदर 8-9 लाख बच्चे जाते हैं। लेकिन मेरे वहां बच्चे पढ़ते हैं 40 मिलियन, 4 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं तो सब आप ही के इकोसिस्टम पे। और भारत जैसे युवाओं की देश आज के दिनों में दुनिया में कहीं नहीं है। पूरा यूरोप इज मूविंग टुवर्ड्स ए एजिंग प्रॉब्लम, जापान इज ऑलरेडी इनटू दैट। अभी अभी जो सारे ग्लोबल क्राइसिस हुआ इन दिनों में, उसमें बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री की हेल्थ इकोसिस्टम क्या हुआ हम सब एक्सपीरियंस किया। हमारे परिवार के जो लोग थे या अखबारों में से जो हमको जानकारी मिली, ये सब हमारे सामने है। ये सारे के उत्तर हमारी देश की टैलेंट पूल के साथ जुड़ा है। इसलिए आने वाले दिनों में, और हमारी देखिए कुछ चीज तो नेचुरली होता है। मैंने जैसे कहा कि स्टेम एजुकेशन में भारत की लड़कियां दुनिया की तुलना में सबसे फास्ट ग्रोइंग कर रहे हैं, इतने लिमिटेशंस के साथ भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 यही तो कहती है कि हमें क्यों एक्रेडिटेशन करना, क्यों रैंकिंग में जाना, क्यों एक्सेसिबल करना एजुकेशन को, क्यों टेक्नोलॉजी जोड़ना, क्यों भारतीय भाषा के अंदर शिक्षा को जोड़ के रखना। मैं कभी कभी सोचता हूं हम इतने लिमिटेशंस के साथ अगर इतना तक पहुंच गए, थोड़ा खुद को अनबंडल करेंगे, हमारी टैलेंट पूल की अभी अगर इंडेक्स में एक उदाहरण के नाते, आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट, मैं जो नंबर कोट कर रहा हूं ऐसा कोई डाटा के ऊपर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे को लगता है कि हमारी कैपेसिटी की 25-30% हम एक्सपोज हो पाए हैं। अगर हम 50-60% चले जाएंगे, हमारी स्थिति क्या होगा थोड़ा कल्पना करिए।
हमारी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को देखिए। दुनिया के सारे लोगों का कहना है कि भारत में आने वाले 25 साल लगभग इसकी ग्रोथ रेशियो 8 से 12 के अंदर ओवरिंग करेगा। आज हमारी इकोनॉमी साइज $3 ट्रिलियन है। हम आने वाले दिनों में 25 साल के अंदर 47 तक $30 to 50 ट्रिलियन हो जाएंगे। ये तब संभव होगा अगर आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, आपकी इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंटली एक्रीडेटेड होंगे, प्रोग्राम आपकी एक्रीडेटेड होगा, आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगा, एक्सेसिबल होगा, अफोर्डेबल होगा। यही सब अपेक्षा एनईपी के अंदर है। मैं आप सभी को आज बधाई देता हूं और आपके माध्यम से देश की 58,000 इंस्टीट्यूशंस एक्रीडेशन एंड रैंकिंग ये दोनों में जुड़े, इसका अपील भी करता हूं, क्योंकि क्वालिटी की कंपटीशन होने से रिसोर्स आ ही जाएगा। आप चिंता मत करो, रिसोर्स कहीं ना कहीं रास्ता निकालेगा। अगर हमारी देश में आज भारत सरकार 11-12 लाख करोड़ रुपया डेवलपमेंटल स्पेंडिंग करती हैं, राज्य सरकार डेवलपमेंटल स्पेंडिंग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंटल स्पेंडिंग करते हैं, अगर मेरे पास ताकत होगा वो पैसा मेरे पास आना ही आना है। इसलिए इसकी कोई चिंता मत करिए, रिसोर्स आप लोग ढूंढ निकालोगे, रिसोर्स की कोई डर नहीं रहेगी। पब्लिक फंडिंग की बड़ी मात्रा में बात कहा गया है एनईपी में, उसकी नए नए इंस्ट्रूमेंट भी बन जाएगा। लेकिन इसमें इस रैंकिंग और एक्रीडेशन को सिर्फ आप एक सर्टिफिकेट और इवेंट तक मत सीमित रखिए। इनोवेटिव तरीके से नया नया इनिशिएटिव लीजिए, जिसमें हमारे टैलेंट पूल को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो अपना एक्सीलेंस दिखा पाएगा। यही दायित्व आप लोगों के पास है। फिर मैं कहूं, यू ऑल आर द कस्टोडियन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भारत की नियति में सुपर पावर होना तय है। सुपर पावर के बारे में जब हम भारत में बात कहते हैं, एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, एक नॉलेज सुपर पावर होना हमारी तय है। ये बिना हम लोगों की मेहनत से संभव नहीं है। मैं एक नागरिक के नाते मेरा तो यही दृष्टिकोण है कि शिक्षा परिवार, दिस इज द एजुकेशनल फैमिली। अगर ये एजुकेशनल फैमिली, शिक्षा परिवार इस विषय का जिम्मेवारी ले लेगा, तभी तो जाके संभव होगा। आप सबको फिर एक बार शुभेच्छा, धन्यवाद।